क्वेश्चन नंबर 11, प्रेरणा और पीयूष पूंजी के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं, यानी कि ये पूंजी है उसके प्रमाण में बांटेंगे। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ कितना रह गया 5, यहाँ 15। ओके, 5 एकन 5 और 5 दिया 15 हो जाता है, यानी कि लाभ हानि का प्रमाण कितना हुआ यहाँ पर 1:3 होता है, बराबर। उनकी पेड़ी में 31/3/2016 के दिन की पक्की तलपट यहाँ पर दी गई है। प्रेरणा पीयूष दिया, अनामत दिया, देनदार ये देख लेना आप। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ तारीख 31/3/2016 के दिन पोर्णी को लाभ में से 1/5 भाग देने की शर्त से प्रवेश किया है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पुराना प्रमाण दिया है और नया प्रमाण यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पर त्याग ज्ञात कर नहीं सकते हैं। जब त्याग ज्ञात नहीं कर सकते हों और जब त्याग का प्रमाण नहीं निकाल सकते हैं तब पुराने लाभ हानि के प्रमाण में साझेदारों के बीच लाभ हानि बांटते हैं। ओके, तो यही प्रमाण रहेगा, इसको ही त्याग समझना है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, पूर्णी पूंजी के पेटे 62,500 और अपने भाग की ख्याति 24,000 रोकड़ लेके आई है। ख्याति की रकम में 60% रकम पुराने साझेदार तुरंत निकाल लेंगे, तो इसको आप लोग बाद में करेंगे। स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत 20,000 और 1,20,000 है। तो यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ पर ये समायोजन नंबर 2 और ये समायोजन नंबर 2 इसके ऊपर है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे देनदार पर 10% दुवर्ती अनामत और 2% बट्टा अनामत का प्रावधान है। तो देनदार पर समायोजन नंबर 3 है और लेनदार को 30,000 चुकाने पड़ेंगे। तो लेनदार है यहाँ पर 40,000 है, बराबर, 10,000 कम चुकाने पड़ेंगे, तो ये समायोजन नंबर 4 है। ओके, अब यहाँ पर मकान की कीमत में 15% और फर्नीचर की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, तो इसमें समायोजन नंबर 5 है, यहाँ भी 5 है। ओके, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ काट लेना, यहाँ पर सुधारा हुआ है, बराबर। नई किताब में 460, अगर आपकी किताब में नहीं छपे हैं तो 460 लिख लेना। मजदूरी के चुकाने बाकी हैं जो कि बही में नहीं लिखा है। ओके, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसके तरह कोई उदाहरण में नहीं है। मई 2021 में पूछा गया है, वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप में हम लोग शेष आगे लेके आए, इस तरह से लिखेंगे, पूंजी को और रोकड़ को लिखते हैं। तो पूंजी खाते में लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है 50,000 और 1,50,000। ओके, और ऐसे रोकड़ खाते में लिखते हैं, यहाँ पर जमा साइड में लिखा है, उधर उधार साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है 8,250 है। ओके, रोकड़ बैंक में लिख दिया है। तो दूसरे स्टेप में हम लोग अनामत फंड और खर्चे, यहाँ पर जो लाभ हानि में यहाँ पर संपत्ति लेना तरफ दिया होता है, जैसे ख्याति, पुरानी ख्याति यहाँ पर नहीं दी है, उसको है ही नहीं। और विज्ञापन अभियान खर्च नहीं दिया है, लाभ हानि की हानि नहीं दी है, तो वो भी हम लोग को यहाँ करने की ज़रूरत नहीं। खाली अनामत फंड है, कोई समायोजन नहीं दिया तो इसको इस अनुपात में 1:3 में बांट देते हैं, तो अनामत फंड का लिख देते हैं, और कोई एकत्रित लाभ है नहीं। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं अनामत फंड। ओके, किस अनुपात में 1:3 के। और वो कितना था अनामत फंड? अनामत फंड है हमारे पास में 30,000 है। 30,000 में हम 4 से भाग दे करके, तो 30,000 यहाँ लिखा भाग 4, तो 7,500 आता है। 7,500 में 1 से गुणा करते हैं तो 7,500 ही आता है। ओके, 7,500 में अब 3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 22,500 आता है, 22,500। ओके, ये हमने बांट दिया। दूसरा है यहाँ पर अब लोग यहाँ से करते हैं, यहाँ पर 1/5 भाग देने की शर्त पर प्रवेश किया है। यहाँ पर देखते हैं पूर्णी पूंजी के पेटे 62,500 और अपने भाग की ख्याति 24,000 रोकड़ लाई है, और ख्याति की रकम में से 60% रकम पुराने साझेदारों को तुरंत ही निकाल लेंगे। तो इसका हम लोग करते हैं तीसरे स्टेप में। तो यहाँ पर हम लोग आवश्यक गणना कर रहे हैं, आवश्यक गणना। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि नया साझेदार रोकड़ में
रोकड़ में पूंजी लाए तब। ओके, तो क्या होगा, तो रोकड़ खाते उधार होता है, रोकड़ आया है तो रोकड़ खाते उधार, और पोयणी के पूंजी खाते का कितना है, 62,500 है, 62,500 है, बराबर। यहाँ पर देखोगे तो रोकड़ खाते के उधार तरफ क्या लिखेंगे, पोयणी की पूंजी खाते, उल्टा असर होता है खतौनी में, और पूंजी खाते में हम लोग लिखेंगे रोकड़ खाते। ओके, तो हम इसको करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ खाता, पूंजी खाते में रोकड़ खाता कितना लेके आई है पोयणी, तो 62,500 रोकड़ लेके आई है। ओके, तो रोकड़ खाते में क्या लिखेंगे, पोयणी का पूंजी खाता, तो पोयणी का पूंजी खाता कितना है, 62,500 है। अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ देखते हैं नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब। रोकड़ में ख्याति लाए तब क्या एंट्री होती है, पहला है रोकड़ खाते उधार, रोकड़ आया है, रोकड़ खाता उधार, और ख्याति का प्रीमियम खाते, ख्याति का प्रीमियम खाते का कितना लाया है, तो 24,000 थी पागड़ी कल तो ख्याति। ओके, तो यहाँ पर 24,000। ओके, दूसरा है ख्याति का प्रीमियम खाता उधार, तो ये उधार हो जाएगा। अब बाकी के साझेदारों में बांटेंगे, कौन कौन है, तो प्रेरणा है, प्रेरणा के पूंजी खाते का पीयूष के पूंजी खाते का, तो यहाँ पर 24,000 है। ओके, तो किस अनुपात में बांटेंगे, तो 1:3, तो 3 और 1 4, 4 से भाग देते हैं तो 6,000 आता है, 6,000 गुणा 1 तो यहाँ पर 6,000, और 6,000 गुणा 3 तो 18,000 होता है। ओके, तो रोकड़ खाते में इसको उधार तरफ लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाते 24,000, और लिखेंगे इधर, और पूंजी खाते में क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाते जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता किस अनुपात में बांटा है, 1:3, कितना है 6,000 और कितना है 18,000। ओके, अब रोकड़ खाते में लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, 24,000 है। ओके, अब आगे देखते हैं, वो 60% रकम रोकड़ में ले जाता है, उसकी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है, क्या है, पुराने साझेदार ख्याति रोकड़ में लाए तब, रोकड़ में ले जाए तब,
यानी पुराने साझेदार रोकड़ में ले जाते हैं ख्याति को, तब क्या होता है, तो कौन कौन ले जाएंगे, ये दोनों ले जाएंगे, प्रेरणा के पूंजी खाते उधार और पीयूष के पूंजी खाते उधार रोकड़ खाते का कितना लिखेंगे यहाँ पर 3601:3 में। ओके, कितना होता है 60%, इसका 24,000 का 60% होता है 14,400 होता है। ओके, मैंने कैलकुलेशन कर लिया है। और यहाँ पर इसका होता है 3600 और इसका होता है 10,800। आज ही सॉल्यूशन कराया था, इसके लिए याद है। ओके, तो इतना हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग इसको देखेंगे, रोकड़ खाते के जमा तरफ हम लोग इन दोनों को लिखेंगे और पूंजी खाते के उधार तरफ हम लोग ये लिखेंगे रोकड़ खाता। ओके, तो यहाँ पर पूंजी खाते में क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता कितना है 3600 है। ओके, यहाँ है 10,800 है। अब हम लोग कर लिया है आगे, तो अब रोकड़ खाते में लिखते हैं। तो रोकड़ खाते में क्या लिखेंगे, प्रेरणा का पूंजी खाता कितना है 3600 और पीयूष का पूंजी खाता कितना है 10,800 है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तीसरा स्टेप भी हो गया है। अब हम लोग बाकी समायोजन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टॉक और यंत्र की बाजार कीमत 20,000 और 1,20,000 है, तो स्टॉक ये रहा। बराबर, स्टॉक कितना है 17,500 है, तो इसकी 20,000 होगी, यानी वृद्धि हुई है। और यहाँ पर यंत्र की 1,07,500 है, 1,07,500 तो 1,20,000 हुई है, तो यहाँ भी वृद्धि हुई है। चलो इसको हम लोग पुनः मूल्यांकन में लिखेंगे और पक्की तलपट में लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं यंत्र कितना था 1,07,500 था। ओके, वृद्धि कितने की हुई है, तो 1,20,000 में से इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 1,20,000 पूरा लिख देते हैं। 1,20,000 का हो गया है, तो यानी कितने की वृद्धि हुई, तो 12,500 की वृद्धि हुई है। ओके, थोड़ा बहुत डायरेक्ट करने सीख जाओ तो आपके लिए अच्छा है। स्टॉक में देखते हैं, स्टॉक कितना है 17,500 था, कितने का हो गया है 20,000 का हो गया है। कितने का हो गया है 20,000 का, तो कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 2,500 का अंतर है। ओके, तो ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो वृद्धि। तो पुनः मूल्यांकन में दोनों को लिखेंगे, बराबर, यहाँ भी वृद्धि है। जमा तरफ क्योंकि फ़ायदा हुआ है तो जमा, और घाटा हुआ तो उधार में लिखते हैं पुनः मूल्यांकन खाते में। तो यहाँ लिखते हैं स्टॉक खाता कितना है 2,500 है। और यंत्र खाता कितना है 12,500 है। ओके, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है तीसरा है, देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत रखनी है और 2% बट्टा अनामत का प्रावधान करना है। तो देनदार यहाँ पर कितने हैं, तो देनदार है 30,000 है। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं देनदार। ओके, देनदार कितना है देनदार, तो देनदार है 30,000 और डूबत ऋण अनामत। ओके, कितना है रखना है 10% रखना है, तो 10% रखते हैं तो कितना होता है 3,000 होता है। 10% घटाते हैं तो यहाँ 27,000 रह जाता है। ओके,
अब बट्टा अनामत माइनस बट्टा अनामत कितना है बट्टा अनामत, तो 2% है। 2% कितना होता है, 540 होता है। 27 दूनी 54 होता है। तो अब घटाते हैं तो कितना आएगा, 26,460 आता है। 26,460। ओके। अब हम लोग पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। तो उधार तरफ लिखा जाएगा, ये हमारा खर्चा है या नुकसान है, तो डूबत ऋण अनामत। ओके। डूबत ऋण अनामत कितना है, 3000 है। और बट्टा अनामत कितना है, 540 है। ओके, हो गया। अब लिखा है लेनदार, तो लेनदार में देखते हैं 30,000 चुकाने पड़ेंगे, यानी लेनदार कितना है, 40,000, यानी 10,000 कम चुकाने पड़ेंगे, तो हमको फ़ायदा हुआ है। तो बराबर इसकी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेनदार। ओके, लेनदार कितने हैं, तो लेनदार है 40,000 थे। ओके, और समायोजन में कितना दिया है, नहीं चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे नहीं चुकाना, यानी कितना ही चुकाना पड़ेगा, सिर्फ 30,000 चुकाने पड़ेंगे, यानी 10,000 की कमी हुई है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे। ओके, तो इस पुनः मूल्यांकन खाते में लिखते हैं। अब तो क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन फ़ायदा हुआ है, तो फ़ायदा हुआ है तो जमा तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेनदार खाता कितना है, लेनदार खाता, तो लेनदार खाता है हमारे पास 10,000। ओके, 10,000। अब लिखा है यहाँ पर मकान की कीमत में 15% और फर्नीचर की कीमत में 20% की वृद्धि कीजिए। तो मकान यहाँ पर दिया है 90,000, क्या बोलते हैं 15% की वृद्धि करेंगे, और फर्नीचर में भी 20% की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मकान कितने का था, 90,000 का था। ओके, प्लस वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि, 15% की। तो 15 निम्मा 135 होता है, यानी 13,500 आता है। 13,500 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1,03,500। और दूसरा भी वृद्धि किस में दी गई है, तो दूसरा देखते हैं, फर्नीचर में दी गई है। तो फर्नीचर कितना है फर्नीचर का, तो 17,500 है, 17,500। ओके, तो यहाँ लिखते हैं वृद्धि कितने टका है, 20%। इसका दुगना कर दोगे तो आ जाएगा, यानी कि कितना होता है, 12,500 होता है। सॉरी, कितना होता है, 3500 होता है। दुगना कितना होता है, 3500 होता है। बराबर, 3500 हुआ है यहाँ पर, तो 3500 हो गया है। अब हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, और 518 18 और 3 21,000 हो जाता है। ओके, तो ये दोनों की वृद्धि है, तो पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मकान खाता और फर्नीचर खाता कितना कितना है, तो मकान का है 13,500 और फर्नीचर का है 3,500 है। ओके, छठा देखेंगे तो 460 रुपये मजदूरी के चुकाने बाकी है, जो बही में नहीं लिखा है। तो यहाँ पर खर्च चुकाना बाकी में जोड़ सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, तो हम लोग अलग से लिख देते हैं। सबसे पहले इधर साइड लिखेंगे बराबर चुकाना बाकी मजदूरी खर्च खाता कितना है, 460 है। और कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट में यहाँ लिखते हैं बराबर, क्या लिखेंगे, खर्च चुकाना बाकी मजदूरी, चुकाना बाकी मजदूरी कितनी है, तो 460 है। ओके, तो सभी समायोजन हो गए हैं। इधर से देखोगे तो क्या हो गया, सब हो गया, खाली खर्च चुकाना बाकी 1500 है। तो इसको और लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं खर्च
चुकाना बाकी कितना है 1500 है। ओके, हो गया। आगे देखते हैं। तो इधर साइड से क्या रह गया है, तो सिर्फ ये रह गया आय मिलना बाकी, तो इसको पक्की तलपट में संपत्ति लेना तरफ ही लिखते हैं। तो पक्की तलपट में यहाँ लिखते हैं आय मिलना बाकी, आय मिलना बाकी कितना है, तो है 750 है। ओके, अब टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 2500, 12,500 प्लस 10,000 प्लस 13,500 और प्लस 3,500 कितना होता है 42,000 होता है। टोटल कितना हुआ है 42,000। ओके, 42,000 यहाँ लिखते हैं। 42,000 में से हम लोग घटाते हैं 3,000 माइनस 540 माइनस 460 कितना होता है 38,000 आता है। कितना आता है 38,000। ओके, ज्ञात किया है ये, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ये हमारा क्या है लाभ है। तो यहाँ लिखते हैं लाभ कहाँ ले जाएंगे पूंजी खाते, पूंजी खाता, बरोबर। तो यहाँ प्रेरणा को बांटना पड़ेगा और पीयूष में बांटना पड़ेगा, पीयूष। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 38,000 में हम लोग कितना अनुपात है, यहाँ पर 1:3 पूंजी के अनुपात में बांटना था। ओके, तो यानी कि 38,000 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास 9,500 आया। 9,500 गुणा 1 तो 9,500 ही आता है। 9,500 गुणा 3 करते हैं तो 28,500 आता है। 28,500 टोटल ये है ही। अब यहाँ पूंजी खाते में क्या लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता कितना होता है, तो ये 9,500 है और ये है 28,500 यहाँ पर डैश। अब यहाँ टोटल मार देते हैं। ओके, कितना आता है, किधर का ज़्यादा आता है, तो देखते हैं यहाँ पर इधर का ही ज़्यादा लग रहा है। पहले 50,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 9,500 कितना आता है 73,000 आता है। तो 73,000 और यहाँ पर 73,000। ओके, में 3600 घटा देते हैं तो कितना आता है 69,400 आता है। तो यहाँ लिखते हैं 69,400। ओके, अब इधर साइड का करते हैं 1,50,000 प्लस 22,500 प्लस 18,000 प्लस 28,500 बराबर कितना आता है 2,19,000। 2,19,000 आता है। 2,19,000 में 10,800 घटाते हैं तो कितना आता है 2,08,200। 2,08,200। ओके, अब इधर का कितना होगा 62,500, तो इधर भी 62,500 यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, यहाँ लिखा है। ओके, शेष आगे ले गए। अब हम लोग यहाँ पर 62,500 लिख देते हैं। ओके, इसको इस लाइन में लिखना आप। अब इसको पक्की तलपट में पूंजी दायित्व की तरफ लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता, पूंजी खाता कितना है, तो यहाँ प्रेरणा 69,400 और पीयूष कितना है 2,08,200 और कौन है पोइणी, लिखते हैं पोइणी कितना है इसका, ये 200 है, तो इसका आया था 62,500। तो सबका टोटल कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो सबका टोटल करने के बाद कितना आया 3,40,100।
ओके, 3,40,100 आया। अब इधर साइड का देख लेते हैं टोटल कितना होता है। तो किधर साइड का ज़्यादा लग रहा है, इधर साइड का ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कितना है 8,250 प्लस 62,500 प्लस 24,000 कितना होता है 94,750। 94,750 94,750 में से 3,600 घटा देते हैं, फिर 10,800 घटाते हैं, कितना आया है 80,350। 80,350 ज्ञात किया है। यहाँ क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। तो यहाँ पर आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। ओके, इधर क्या लिखते हैं, रोकड़ बैंक खाता, रोकड़ बैंक खाता कितना है 80,350 है। तो इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना आता है। ओके, तो इसका टोटल आया है 3,72,060 आया है, 3,72,060 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।